हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिस्कस करेंगे। और यूनाइटेड नेशन में इंडिया की क्या डिमांड है, इंडिया किस प्रकार से रिफॉर्म चाहता है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और यूनाइटेड नेशन में भी हमारे डिस्कशन का जो मेन पॉइंट रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रहेगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि यूनाइटेड नेशन की नीड क्या थी इसको बनाने के लिए, तो इसमें दो जो लोग थे उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। डेग हैमरशोल्ड की अगर बात की जाए तो ये यूनाइटेड नेशन के दूसरे महासचिव थे। तो इन्होंने यूनाइटेड नेशन के लिए क्या कहा था उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा था यूनाइटेड नेशन का गठन हमने इसलिए नहीं किया है, यूनाइटेड नेशन का गठन हमने इसलिए नहीं किया है ताकि हम मानवता को स्वर्ग तक लेकर जा सके, ताकि हम ह्यूमैनिटी को स्वर्ग तक लेकर जा सके, इसलिए हमने यूनाइटेड नेशन का गठन नहीं किया। बल्कि यूनाइटेड नेशन का गठन हमने इसलिए किया है ताकि हम मानवता को नरक जाने से बचा सके, नरक के रास्ते जाने से बचा सके, इसलिए हमने यूनाइटेड नेशन का गठन किया है। इसको और अगर अच्छे से समझे तो उनका कहना था कि भाई यूनाइटेड नेशन का गठन हमने इसलिए नहीं किया कि उसे स्वर्ग तक लेकर जा सके, कि हम पूरे वर्ल्ड को इस प्रकार से बना दे, पूरी दुनिया को इस प्रकार से बना दे कि वो स्वर्ग जैसी लगने लगे। लाइक पूरी जितने भी वर्ल्ड है, जितने भी कंट्रीज हैं, वो वहां क्या डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए, कि वहां लोकतंत्र स्थापित हो जाए, वहां लोगों की गवर्नेंस हो जाए, या कि फिर वहां की जो गवर्नमेंट है अपने पब्लिक के लिए वेलफेयर इंश्योर कर दे, किसी भी प्रकार का सिविल वॉर ना हो, हर देश के में एक ब्रदरहुड की भावना आए, भाईचारे की भावना आए, सब लोग शांतिपूर्वक रह सके। तो हम इसलिए हमने यूनाइटेड नेशन का गठन नहीं किया, बल्कि हमने यूनाइटेड नेशन का गठन इसलिए किया है ताकि मानवता को कहां पे नरक जाने से रोका जा सके, ताकि मानवता जो है पूरी खतरे में ना पड़े, ह्यूमैनिटी पूरी खतरे में ना पड़े। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, और उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब, बहुत सारे वेपन बना लिए गए हैं। तो अगर इसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो हमारी तो पूरी दुनिया यानी पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए वो खतरा बन जाएगा, ह्यूमैनिटी के अस्तित्व ही नहीं बचेगा, यानी लोग बचेंगे नहीं तो फिर वो कैसे काम करेंगे। तो एक तरीके से हमने यूनाइटेड नेशन का गठन इसलिए नहीं किया है कि हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां पे पीस हो, हमने इसलिए किया है ताकि हम युद्ध की जो संभावना है उसे खत्म कर सके, अगर जो आपसी झगड़े उसका निपटारा कर सके, ताकि वो आने वाले टाइम पे युद्ध का रूप ना ले सके, और अगर युद्ध होता भी है तो उसके प्रभाव को कम कर सके। इसलिए हमने यूनाइटेड नेशन का गठन किया है। तो ये हो गए डेग हैमरशोल्ड जो बोलते हैं। इसके अलावा शशि थरूर का कहना था, शशि थरूर ने कहा था यूनाइटेड नेशन को लेकर के बतकही की दुकान, जैसे लोग बोलते हैं कि बतकही की चौपाल है यूनाइटेड नेशन, तो वैसा है। जैसे ट्रम्प भी बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या है, सो टॉक है, कि टॉक शो, यानी इट मीन्स कि वहां सिर्फ आप जाकर बात करना है, आपको सिर्फ बात करना है, वहां पे कुछ होता नहीं है। तो ये जैसे ट्रम्प का भी कहना है। तो यहां पर शशि थरूर भी कहते हैं कि बतकही की चौपाल, ये सही कहा आपने, यूनाइटेड नेशन बतकही की चौपाल है, बहुत ज्यादा बात होती है, और मेनली होती है आम सभा में, जब यूनाइटेड नेशन की आम सभा लगती है, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की आम सभा लगती है, उस पर बहुत ज्यादा बातें होती, बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, और एक कोई बिना काम का होता है। लेकिन जैसे चर्चिल कहते हैं, चर्चिल का क्या कहना है कि भैया हथियार चलाने की अपेक्षा, यानी अगर आप हथियार चला रहे तो हथियार चलाने से अच्छा है कि आप जुबान ही चला लीजिए। हथियार आप चलाएंगे तो आप लोगों को मारेंगे, आप देश में विध्वंस पैदा करेंगे, आप वायलेंस को जन्म देंगे, आप वायलेंस करेंगे, नरसंहार होगा, आपसी झगड़े होंगे, वर्ल्ड वॉर की कंडीशन होगी। तो आप ऐसा ना करें, यानी हथियार ना चलाएं, हथियार चलाने की जगह जुबान ही चला लें। यानी अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ है तो आप उसे बोल दीजिए, हथियार चलाने की जगह वो अच्छा है। शशि थरूर कहते हैं ये अच्छा ही है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर सब लोग मिलते हैं, सब इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के सर खाते हैं। एक दिन तो होना चाहिए जहां पर सर खाया जाए, यानी एक दूसरे के सर कलम करने से अच्छा है कि सर खा लिया जाए। तो ये शशि थरूर का कहना है। तो एक तरीके से ये जो दो लोगों की बात बताने का ये रीजन था कि आप यूनाइटेड नेशन को समझ सके कि यूनाइटेड नेशन की आवश्यकता क्यों थी।
क्योंकि बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर हो रहा था, यानी बहुत ज्यादा युद्ध की संभावनाएं हो रही थी। तो युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था, ताकि आपसी झगड़े ना हो, या कि आपसी झगड़े हो तो युद्ध का रूप ना ले, और अगर युद्ध का रूप लेते हैं देन उसके प्रभाव को कम किया जा सके। क्योंकि यूनाइटेड नेशन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे कोई एक देश अकेले कर नहीं पाता है। लाइक अगर अकेले काम करने की बात की जाए, अगर कोई वैक्सीन बनानी है और कोई डिजीज हो गया, लाइक कोरोना वायरस हो गया, कोविड-19 हो गया, तो अब वो कोई एक देश तो बना नहीं सकता वैक्सीन, या कि बना भी लेता है तो किसी एक देश के बना लेने से और वहां पर वैक्सीन लगा लेने भर से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि सबको इक्वल इसमें इक्वल यानी अब सबको अपना अपने अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपसी तालमेल की बहुत ज्यादा जरूरत है, सब लोग मिलकर काम करें। लेकिन सब लोग मिलकर काम क्यों करेंगे? उसके लिए कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए ना, जहां सब लोग मिलकर काम करें। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत सब मिलकर काम कर सकते हैं। या कि दूसरा अगर देखे जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का इशू भी कैसा इशू है? ग्लोबल वार्मिंग का इशू भी यही है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग का इशू भी यही है कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अब अगर वैश्विक तापमान, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? जो ओशियन है, जो हिमालयन रीजन है, या कि जहां पर बर्फ जमी हुई है, ज्यादा टेम्परेचर से वो बर्फ पिघलेगी। वो जब बर्फ पिघलेगी तो वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी समुद्र में, ओशियन में जाएगी। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि जो समुद्र का लेवल है, जो समुद्र का वाटर लेवल है, वो अगर कम है तो बढ़ जाएगा। और अगर समुद्र का वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव उन कंट्रीज के ऊपर पड़ेगा जो समुद्र तटीय है, जो समुद्र के आसपास है, ओशियन के आसपास है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, या कि बड़ी कंट्रीज भी हैं, जो आइलैंड के रूप में, लाइक जापान हो गए, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, मालदीव हो गया ना, यहाँ या कि इंडिया का आप देख लीजिए नागर अंडमान हो गया, निकोबार हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब ऐसे ना समुद्र तटीय है, यानी कि ये समुद्र के आसपास है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर अगर बढ़ता है और समुद्र का अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो ये डूब सकते हैं ये। तो इनके लिए जरूरी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। हर एक देश अपने अपने उसमें तो काम करता है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो वैश्विक स्तर पर तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और वैश्विक स्तर पर काम करने के लिए पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस क्लाइमेट चेंज वाला। तो उसको लेकर के हम कभी और डिस्कस करेंगे भाई पेरिस क्लाइमेट चेंज में कौन कौन सी बातें कही गई थी, और इंडिया और बाकी जो दूसरे कंट्रीज है उसके ऊपर क्या क्या उन्होंने अपना एक तरीके से एजेंडा रखा था। वो अलग टॉपिक है हमारा। लेकिन एक तरीके से यूनाइटेड नेशन की इसलिए हमें इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें जरूरत पड़ी। अब इसके बाद आते हैं कि यूनाइटेड नेशन की अगर हम और बात करें तो यूनाइटेड नेशन की का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ? यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट हुआ, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये कोशिश की गई, ये समझा गया कि कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि इस प्रकार के जो युद्ध हैं, इस प्रकार के वॉर हैं, उसे रोका जा सके। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो उसके तहत लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया। बोला गया कि लीग ऑफ नेशन क्या करेगा कि लीग ऑफ नेशन इस प्रकार के युद्ध की संभावनाओं से बचाएगा। तो लीग ऑफ नेशन ने शुरुआत में अच्छा काम किया, उसके बावजूद वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से नहीं रोक सका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मरे थे उससे ज्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोग मरे। यानी लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहां तक फैला था? सिर्फ यूरोप तक फैला था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिर्फ यूरोप तक नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखें तो एशिया में भी था, अफ्रीका में था, साउथ ईस्ट एशिया में था, यानी पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव हर एक जगह देखने को मिला, और इसमें जो मौतें हुई थी, इसमें जो डेथ हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मुकाबले में ज्यादा हुई थी। नरसंहार ज्यादा हुआ था, जो वेपन का यूज हुआ था वो बहुत ज्यादा टेक्निकल उसकी और ज्यादा थी। लाइक हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा त्रासदी फैली गई थी। तो इसलिए सोचा गया कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट जब हो गए तो इसके बाद अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ सकती है। तो इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की हमने एक तरीके से उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ उसको देख ले।
जो यूनाइटेड नेशन की कई सारी एजेंसीज भी होती हैं जो यूनाइटेड नेशन के लिए काम करती हैं। लाइक अगर हम देख लें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा और अगर बात करें जाए तो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, या कि UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, या कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या कि इसके अलावा और अगर बात करें तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड यूनेस्को। यूनेस्को की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहां थोड़ा भूल गया था यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को हो गए। तो ये सब इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। UNDP के बारे में बता दिया है, UNEP थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस तरह बहुत सारी उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत सारी उसकी एजेंसीज थी यूनाइटेड नेशन की। तो इसके अलावा और अगर हम बात करें तो अब अभी क्या हुआ है, रिसेंट में क्या हुआ है, अभी यूनाइटेड नेशन को बने 75 ईयर हो चुके हैं। एंड जो यूनाइटेड नेशन है उसे बने 75 ईयर हो चुके हैं, और उसको लेकर के एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया। और उसमें जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उनका कहना था कि भाई यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अगर आता है तो ही ठीक है। अब वो रिफॉर्म किस प्रकार का चाहते हैं? सबसे पहले तो रिफॉर्म अगर देखा जाए तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर कितने हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर 5 हैं। अब वो बने कैसे परमानेंट मेंबर? लाइक अगर आप बात करें तो USA है परमानेंट मेंबर, चाइना है एंड रशिया है। पहले USSR था, देन USSR के लेगेसी को इनहेरिट किया रशिया ने। इसके अलावा और अगर बात की जाए तो UK है, फ्रांस है। ये 5 कंट्री है, यानी USA, UK एंड फ्रांस, और फिर ये चाइना एंड रशिया। ये 5 परमानेंट मेंबर है, जो परमानेंट मेंबर जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। ये हो गए। अब ये परमानेंट मेंबर बने कैसे? अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना 2 ग्रुप बने थे। एक तो बना था ग्रेट अलायंस, जिसे मित्र शक्ति कहते थे, और दूसरा था फासिज्म या कि जो नाजीवाद था। तो पहले में कौन था? एक तो USA था, UK था, USSR था, ये 3 थे, और फ्रांस भी साथ में था। हालांकि फ्रांस पहले ही हार गया था, लेकिन फ्रांस भी था USA के साथ। तो ये 4 ग्रुप हो गए। यहां 3 ग्रुप थे, जो मेन 3 ग्रुप थे, लाइक जर्मनी, जापान एंड इटली। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह से खत्म हो गया, हिटलर मारा गया, हिटलर का रूल खत्म हो गया। जर्मनी को 2 भागों में डिवाइड कर दिए गए, ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी। और इसके अलावा जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा दिए गए। इटली तो उतना पावरफुल था ही नहीं, लेकिन पावरफुल होने की वो आहें भरता था कि भाई पावरफुल है, लेकिन वो पावरफुल था नहीं। तो एक तरीके से ये तीनों कंट्री खत्म हो गए। तो जो जर्मनी, जापान एंड इटली, ये अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं बने, परमानेंट मेंबर नहीं बने। अब यहां से कौन बचा? जैसे USA है, USA जीता, USSR जीता। USSR की लेगेसी को जब ये 1991 में जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, USSR का विक्टन हुआ, तो उसके बाद वो 16 कंट्रीज में डिवाइड हो गए और उसकी लेगेसी को अपनाया रशिया ने। तो अब रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया। इसके अलावा फ्रांस, UK हो गया एंड चाइना, चूंकि चाइना भी USA का साथी था। हालांकि चाइना में सिविल वॉर चल रहा था, उसको लेकर हम कभी और डिस्कस करेंगे, जहां पे चाइना को लेकर क्या सिविल वॉर था उसको लेकर के, लेकिन चाइना भी उसमें शामिल होगा। तो एक तरीके से 5 परमानेंट मेंबर हो गए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजेता थे। यानी उसके बाद से, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी प्रकार का रिफॉर्म नहीं आया। यही 5 परमानेंट मेंबर थे, इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर को वीटो पावर मिली थी। वहीं अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहां पर मेंबर की संख्या लगातार बढ़ती ही गई। लाइक जितने भी आजाद देश नहीं हुए थे वो भी आजाद होकर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए। जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वो सब जाकर कहां पे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल हुए। तो एक तरीके से UNGA का, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रूप तो बढ़ा, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रूप नहीं बढ़ा। अब रिफॉर्म की ये बात की जा रही है
क्योंकि फ्रांस और यूके अब उतने ज्यादा पावरफुल कंट्री नहीं रह गए। लाइक अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन ये विजेता थे, इसलिए इन्हें परमानेंट मेंबर बना दिए। लेकिन अब इतने ज्यादा पावरफुल है नहीं, तो अब इनकी मेंबरशिप की इन्हें परमानेंट मेंबर आप बनाए हैं, देन ये इंपॉर्टेंट है कि ये है क्यों अभी भी। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ना तो यूरोप में जो रिप्रेजेंटेशन है भाई यूके भी है, फ्रांस भी है यूरोप में रिप्रेजेंटेशन, और यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया में रशिया भी आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रशिया का भी यूरोप में एक रिप्रेजेंटेशन है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यूरोप का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन 3 कंट्रीज है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो एशिया लाइक अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका का भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है कि हमें भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दी जाए, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो। ये हो गया। इसके अलावा इंडिया की भी अपनी डिमांड है। एक G4 बनाई है। G4 में आते हैं जर्मनी, ब्राजील, इंडिया एंड 4th इज जापान। यानी जर्मनी एंड जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो खत्म ही हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ही जल्दी इनकी इकोनॉमी बढ़ गई और बहुत ही जल्दी ये डेवलपमेंट करे। और वहीं ब्राजील और इंडिया की बात किया जाए तो ये भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म होना चाहिए, तो ये मांग कर रहे हैं G4 कंट्रीज। अब इसके अलावा इंडिया की क्या डिमांड है? इंडिया की डिमांड है, इंडिया बोलता है कि भाई किस बेस में हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर आप बना दीजिए। पहला उसका कहना है चूंकि हम क्या है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी हम लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी हो रही है, हम बढ़ रहे हैं इकोनॉमी तरीके से, हम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये हो गया उसका। इसके अलावा हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी हमारी जो पॉपुलेशन है दूसरी है वर्ल्ड में, चाइना की पहली है, सेकेंड हमारी है, और 2050 तक हम चाइना को भी रिप्लेस कर सकते हैं और हमारी फर्स्ट वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में हम पहले नंबर पे आ सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है उसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये गलत है। इसके अलावा तीसरी अगर बात की जाए तो हम हमेशा से रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करते हैं कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। चौथा, यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है उसमें हमने हमेशा कंट्रीब्यूशन किया। अब चूंकि यूनाइटेड नेशन की कोई फोर्स तो होती नहीं, कोई सेना होती नहीं कि वो शांति स्थापित करने के लिए भेजे, पीस मेंटेन करने के लिए भेजे, तो हर एक देश अपनी अपनी तरफ से सेनाएं भेजता है, अपनी अपनी तरफ से आर्मी भेजता है, आर्मी के जवानों को भेजता है कि भाई पीस कीपिंग फोर्स बन सके यूनाइटेड नेशन की। तो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पीस कीपिंग फोर्स है और उसमें इंडिया के जवान सबसे ज्यादा है। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और भी बहुत सारे रीजन है जिसके आधार पर, या कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यानी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो कंट्री है वो हम ही है। तो इस आधार पर इंडिया अपनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर के हमेशा बोलता है कि हमें होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा फैक्ट है वो है वीटो पावर का, कि भाई जो परमानेंट मेंबर है ना, परमानेंट मेंबर को मिले वीटो पावर, यानी पांचों मेंबर को अगर कोई भी इश्यू आता है और उसमें अगर ये पांचों परमानेंट मेंबर में कोई भी एक अगर अपनी वीटो पावर लगा देता है तो उसके बाद वो इश्यू पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिलती है, हर कोई अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखता है। लाइक अगर बात की जाए तो 3 और 2 का ग्रुप बन जाता है, 3 में यूएसए, यूके एंड फ्रांस एक साइड हो जाते हैं और दूसरे साइड चाइना एंड रसिया हो जाते हैं, ये 2 साइड और ये 3 साइड। तो इसके कारण कोई भी जो बड़े इशू होते हैं उस पर बात नहीं हो पाती, सारे के सारे लटक जाते हैं और ये अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए करते हैं। तो वीटो पावर के लिए 2 चीजें, या कि सबकी वीटो पावर खत्म कर दी जाए, या कि और भी कंट्रीज को मौका दिया जाए और उन्हें परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और उन्हें भी वीटो पावर दी जाए। तो ये हो गया, तो एक तरीके से ये हो गया हमारे। तो इंडिया की डिमांड यही है कि हमें भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर के पूरा का पूरा हमारी डिस्कशन थी। तो ये डिस्कशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।